अगर भारत की कहानी को समझना है तो उसकी आत्मा तक पहुंचना ही होगा। और वो आत्मा वो बसती है मगध साम्राज्य की कहानी में। एक ऐसी ताकत जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक लाइन आप देखिए सब कुछ कह देती है। बिहार की वही धरती, वही जमीन इस कहानी का केंद्र थी। एक ऐसे साम्राज्य का केंद्र जिसने दुनिया को राजनीति, ज्ञान और संस्कृति की एक बिल्कुल नई राह दिखाई। तो चलिए हम भी अपनी शुरुआत वहीं से करते हैं। तो एक महाशक्ति का जन्म आखिर कैसे हुआ? देखिए, हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और मगध की कहानी की जड़ें वो हैं उसकी उपजाऊ जमीन में और उन राजवंशों में जिन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, एक छोटे से राज्य को एक अपराजय साम्राज्य बनाने का सपना। तो जब हम मगध की बात करते हैं तो असल में कहाँ की बात कर रहे हैं? सोचिए, आज का जो बिहार है, पटना, गया, नालंदा वाला इलाका, बस वही था इस साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल। और यहीं से आई इसकी सारी ताकत, इसकी सारी शक्ति। और इसी जमीन से एक के बाद एक भारत के कुछ सबसे महान राजवंश उभरे। हर्यक, शिशुनाग, नंद, फिर मौर्य और गुप्त। ये एक सिलसिला था। हर वंश ने अपने से पहले वाले की नींव पर एक और भी मजबूत और भी शानदार इमारत खड़ी की। इस कहानी की शुरुआत होती है हर्यक वंश के बिंबिसार से। बड़ा कमाल का राजा था। कूटनीति, शादियां और जरूरत पड़ने पर सेना, मतलब हर तरीका अपनाया उसने मगध को फैलाने के लिए। और फिर आया उनका बेटा अजातशत्रु। वो तो एक कदम और आगे था, एक ऐसा मास्टर रणनीतिकार जिसने मगध को एक ऐसी मिलिट्री पावर बना दिया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। तो नींव तो रख दी गई थी, अब बारी थी उस पर एक ऐसी इमारत खड़ी करने की जो दुनिया को हैरान कर दे। अब शुरू होता है सम्राटों का युग। और यहीं एंट्री होती है नंद वंश की। इन्होंने मगध को एक मजबूत राज्य से उठाकर भारत की पहली असली सुपर पावर बना दिया। उनके राज में मगध की दौलत और ताकत इतनी बढ़ गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सवाल यह है कि वो इतने ताकतवर थे कैसे? क्या था उनका सीक्रेट? इसके 3 बड़े कारण थे। 1, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी। 2, बेहिसाब दौलत। और 3, एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बस इन्हीं 3 चीजों ने उन्हें अनबीटेबल बना दिया था। हम कह तो रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी सेना, पर इसका मतलब क्या है? मतलब कितनी बड़ी? जरा अंदाजा लगाइए, धनानंद के पास कितनी बड़ी फौज रही होगी। सुनिए, 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 6,000 जंगी हाथी। ये कोई मजाक नहीं था। ये एक ऐसी फौज थी जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत उस वक्त दुनिया में किसी की नहीं थी। लेकिन इतिहास का पहिया हमेशा घूमता है ना? और फिर एक मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जब चाणक्य जैसा जीनियस और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा योद्धा एक साथ आए और उन्होंने नंदों का तख्ता पलट कर दिया। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। और मौर्यों ने जो किया वो तो कमाल ही था। आप नक्शा सोचिए जरा। एक तरफ अफगानिस्तान के पहाड़, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कर्नाटक तक। ये था मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला सबसे बड़ा यूनिफाइड एम्पायर। तो अब तक हमने देखा विजय और विस्तार, लेकिन मगध की कहानी सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां तलवार की जगह विचार ले लेते हैं और पावर की परिभाषा ही बदल जाती है। और इस बदलाव का चेहरा थे सम्राट अशोक महान। उनके आने के बाद मगध की पहचान ही बदल गई। वो अब सिर्फ एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉरल और कल्चरल लाइट हाउस बन गया। कहते हैं कि कलिंग की लड़ाई ने, उस युद्ध में हुए खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिला दिया और बस उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने अपनाया धम्म का रास्ता, मतलब नैतिकता और सही जीवन का रास्ता। और सिर्फ अपनाया नहीं, पूरे एशिया में फैलाया। लोगों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, जानवरों की रक्षा के लिए कानून बनाए। एक राजा कैसा होना चाहिए, इसकी परिभाषा ही बदल दी उन्होंने। और उनकी ये विरासत आज भी हमारे साथ है। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ, वो उन्हीं महान सम्राट की तो देन है, मगध की देन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मगध की महानता का सफर अभी बाकी था। मौर्यों के बाद आया गुप्त वंश का दौर, और इस दौर को भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये वो जमाना था जब साइंस, आर्ट, लिटरेचर सब कुछ अपने चरम पर था। सोचिए जरा, गणित में आर्यभट्ट, साहित्य में कालिदास, एस्ट्रोनॉमी में
वराह मिहिर, ये सब जीनियस लोग इसी मगध की धरती से निकले और पूरी दुनिया को रोशन किया। सही मायनों में ये भारत का स्वर्ण युग था। तो मगध की इस पूरी शानदार यात्रा को अगर हम समेटें तो आखिर में क्या बचता है? क्या है मगध की स्थायी विरासत? ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जिसकी जड़ें आज भी हमारी पहचान का हिस्सा हैं। क्या क्या दिया मगध ने? भारत के सबसे महान सम्राट दिए, दुनिया को राजनीति का पहला ग्रंथ अर्थशास्त्र दिया, अपने समय की सबसे ताकतवर सेनाएं दी, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी दी और साइंस और कल्चर का एक सुनहरा दौर दिया। ये सब मगध की ही देन है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि मगध सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, वो भारत की आत्मा था। एक ऐसा केंद्र जहां से सोच, ताकत और संस्कृति की नदियां निकली और पूरे देश में फैल गईं। तो एक सवाल पीछे छूट जाता है कि मगध सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, वो एक आइडिया था, एकता का, ज्ञान का और शक्ति का। तो क्या वो आइडिया आज भी जिंदा है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।